तो जो हम पहला कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने वाले हैं उस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोलारिटी। मोलारिटी की यूनिट भी होती है, मोलारिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोलारिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको ही हम मोलारिटी नाम दे देते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। मतलब ये है कि अगर मैंने 1 लीटर सोल्यूशन लिया है, 1 लीटर सोल्यूशन है, तो इसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको इसकी मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और मोलारिटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो मोलारिटी को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि मोलारिटी में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसको ही हम क्या नाम दे देते हैं? इसको ही हम मोलारिटी नाम दे देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको याद रखना, हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, तो मोलारिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला है। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये अपनी मोलारिटी का फॉर्मूला है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब इस बात का क्या मतलब है धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ना ज़्यादातर मिलीलीटर में दे रखी होती है, तो इसलिए हमने 1000 फॉर्मूले में ही लगा दिया, ठीक है। जैसे कि हमसे कोई कह रहा है कि भैया हमारे पास पता है क्या है, 20 ग्राम NaOH है, 20 ग्राम NaOH इन 250 ml सोल्यूशन। हमको क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी हम कैसे निकालेंगे? मोलारिटी का पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे बताओ वेट कितना दे रखा है? ये जो दे रखा है इसे कहते हैं वेट 20। क्या हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है? बिल्कुल आता है। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, Na का वेट कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सबको प्लस करेंगे 40 आ जाएगा। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40 और आगे क्या है? इनटू 1000 और अपॉन वॉल्यूम कितना है? 250। 25 4 ज़ा 4 10 ज़ा 0 से 0 गया, ये आ गया 2। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम लोग मोलारिटी को निकाल सकते हैं। मोलारिटी देखो क्या होता है, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या हमको ये वेट निकालना तो आ जाएगा ना, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का? बस सबके एटॉमिक वेट को प्लस करते चले जाओ। और हमें कैसे पता है कि सोडियम का वेट 23 है? तो यार फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो हमको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट में जो सोडियम का नंबर होता है ना, सोडियम का नंबर होता है 11। और हमें पता है 11 ऑड नंबर है। ऑड में क्या करते हैं? डबल प्लस 1। 11 का डबल 22, 22 प्लस 1 23। तो सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23, है ना। इस तरीके से जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें पता है क्या नंबर है? 8। 8 तो इवन है, इवन में जस्ट डबल करते हैं, ऑड में डबल प्लस 1 करते हैं, तो ऑक्सीजन का मास है 16। हाइड्रोजन तो फर्स्ट नंबर पर होता है, इसका मास 1 ही होता है। तो सबके एटॉमिक वेट को प्लस करके हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। देखो हर कंसंट्रेशन टर्म में हमें 2 चीज़ें करनी आनी चाहिए। एक तो ये करना आना चाहिए कि जो हमारा मोलारिटी है उसका मतलब क्या है, और दूसरा अगर हमें दे रखा है कि भैया 2 मोलर भी बोलते हैं, मोल पर लीटर की जगह मोलर वर्ड यूज़ कर लेते हैं, 2 मोल पर लीटर सोल्यूशन कह सकते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि 2 मोलर NaOH है, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH इन
1 लीटर सोल्यूशन। इस बात का ये मतलब होता है। दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो मोलारिटी निकालते कैसे हैं, और दूसरा अगर हमें मोलारिटी दे रखी है तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। अगर 2 मोलर NaOH है तो इसका मतलब क्या है, 2 मोल्स है NaOH के 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर कोई हमसे कह रहा है कि 4 मोल पर लीटर है ना, 4 मोल पर लीटर शुगर है, तो इसका मतलब क्या है, 4 मोल्स हैं शुगर के इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 4 मोल्स हैं शुगर के। इन सब को ही हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो ये एक तो हमें 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो मोलारिटी निकालते कैसे हैं, और दूसरा अगर मोलारिटी दे रखा है तो उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। मोलारिटी बेसिकली क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है ना। और कई बार हमको ना मिलीलीटर में दे रखा होता है, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में 1000 एक्स्ट्रा लगा रखा है। एक चीज़ और होती है इससे मिलती जुलती, जिसका नाम है नॉर्मैलिटी। अब नॉर्मैलिटी क्या है, नॉर्मैलिटी और मोलारिटी दोनों को मैं साथ लिख देती हूँ। एक तो मोलारिटी है जिसका फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये 1000 सिर्फ एक कन्वर्जन टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादातर मिलीलीटर में गिवन होता है। एक चीज़ और होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। सब कुछ तो सेम दिख रहा है, बस एक चीज़ अलग है, मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट आ गया। इस इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। एन क्या है यहाँ पर, एन है या तो एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब ये एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी और बेसिसिटी देखो ये होता है, एसिडिटी का मतलब होता है उल्टा होता है। एसिडिटी का मतलब होता है कि बेस में कितने OH दिख रहे हैं, और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि एसिड में कितने H दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक एसिड है H2SO4, तो क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए इंटू 2 कर दिया। सल्फ़र का जो वेट होता है वो होता है 32। ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 4 है तो इंटू 4 कर दिया। तो 2 + 32 + 64, इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो इसका वेट आएगा 96। लेकिन अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करूं तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N। H2SO4 में N कितना है, N है 2। N का मतलब क्या होता है कि अगर वो एसिड है तो उसमें कितने H हैं, और अगर वो बेस है तो उस पर कितने OH हैं। इसको हम काट देंगे और हमें इसका इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा, 2 4 सा 2 8 सा। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करती जैसे कि NaOH की, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, सोडियम का क्या होता है 23, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, हाइड्रोजन का 1, प्लस करोगे 40। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वो होगा 40/1, क्योंकि एक ही तो OH है यानी 40 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करती CaOH होल ट्वाइस का, अगर मैं CaOH होल ट्वाइस का कैलकुलेट करती फिर क्या होता, ये देखो ये चीज़ है CaOH होल ट्वाइस। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम का 40 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2, तो 40 + 32 + 2 ये आएगा 74। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन N। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है 74। इक्विवेलेंट वेट कितने OH दिख रहे हैं, 2 OH दिख रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे।
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, जिसमें n क्या है कि कितने H या कितने OH आयन हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में बस थोड़ा सा फ़र्क है। मोलारिटी क्या था बताओ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या है बताओ? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। बस ज़रा सा फ़र्क है इसमें। इक्विवेलेंट वेट हमको पता है क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, जिसमें n हमको क्या पता है? बेसिसिटी या एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर एसिडिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी वही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो, हमें 19.6 ग्राम H2SO4 दे रखा है, मतलब W वेट कितना है? 19.6 इन 4 लीटर सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम लीटर में, ऐसा बहुत रेयर होता है कि वॉल्यूम लीटर में दे रखा हो। अगर वॉल्यूम लीटर में तो मैं 1000 नहीं यूज़ करना है, बस ये याद रखना। वॉल्यूम दे रखा है 4 लीटर। हमें एक तो मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वॉल्यूम तो ऑलरेडी लीटर में है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका वेट कितना है? 19.6। H2SO4 का अब तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं 98 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 4। इस तरीके से हमें इसकी मोलारिटी पता चलेगी। नॉर्मेलिटी में क्या फ़र्क आएगा? नॉर्मेलिटी में बस मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है? 98 अपॉन n। n कितना है? कितने H दिख रहे हैं? 2। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 49। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 49। तो अब मुझे बताओ, नॉर्मेलिटी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वही है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब इसकी जगह ये ना यूज़ करके हमें 49 यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये 2 चीज़ें हमें निकालनी थी। 1000 यूज़ नहीं करेंगे। वेट है 19.6, मॉलिक्यूलर वेट हमने अलग से निकाल लिया 98 और वॉल्यूम है 4। नॉर्मेलिटी में बस मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट यूज़ हो जाता है और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 98/2 यानी कि 49 होगा। इसके अलावा कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, कई बार हमारे पास सिर्फ कोई सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं HCl की बात करूं तो इस केस में मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल आएगा, क्योंकि इसका N1 है, हाइड्रोजन एक ही दिख रहा है। लेकिन कई बार हम गलती करते हैं ये बोलकर कि कितना H दिख रहा है, क्योंकि हमें H3PO4, ये एक एसिड होती है H3PO4। अगर मैं तुमसे इसका N पूछूं तो तुम क्या कहोगे कि 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका N3 है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं H3PO3 की बात करूं और अब इसका N पूछूं, तुम कहोगे अभी भी 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका N अभी भी 3 है। लेकिन ऐसा नहीं है। H3PO3 का N 2 है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि H3PO3 का N 2 है? और तो और अगर मैं H3PO2 की बात करूं, H3PO2 की बात करूं तो इसका N तो 1 है। इसमें भी गड़बड़ लग रही है। और एक हमारा एसिड होता है CH3COOH, इसमें हमें 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन इसका N 1 है। तो अब N के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। N थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, N ये नहीं होता कि उसके पास कितने H हैं, N होता है कि वो कितने H+ दे सकता है। एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है इन एसिड्स में। H3PO4, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये एक ऑक्सी एसिड है, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। P के पास 4 O हैं और 3 H हैं।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। स्ट्रक्चर तो हमको बनाना आता ही है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाने की सोचता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। कौन कौन सा हाइड्रोजन निकल पाएगा? ये और ये। वो हाइड्रोजन निकल पाएगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं H3PO3 की बात करती हूँ तो फॉस्फोरस की एसिड में एक कंपल्शन है कि P एक डबल बॉन्ड O ज़रूर बनाएगा। P एक डबल बॉन्ड O बनाना ही चाहता है, तो P को एक डबल बॉन्ड O तो देना ही है। बाकी दो O हैं जो चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे उनकी एक वैलेंसी खाली होगी ना, एक इधर यहाँ H जुड़ जाएगा, एक इधर यहाँ H जुड़ जाएगा, और एक H हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अब इसके कितने H निकल सकते हैं? एक ये वाला H इसका निकल सकता है और एक ये वाला H इसका निकल सकता है। यानी इसके ये वाले दो हाइड्रोजन एटम्स निकल सकते हैं, यानी कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है। ये वाला हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा है, और जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा है वो नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन वो निकलेगा जो O से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं H3PO2 की बात करूं तो H3PO2 कैसा दिखेगा? P है, 2 O है, लेकिन एक O डबल बॉन्ड से ज़रूर जुड़ेगा, और बाकी तरफ हाइड्रोजन। अब कौन सा हाइड्रोजन? सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन निकल पाएगा, ये और ये नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये तो P से जुड़े हैं। ऐसे अगर मैं CH3COOH की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। इसका सिर्फ ये वाला H निकल सकता है जो O से जुड़ा है, ये तो O से नहीं जुड़े ना, तो ये वाले H नहीं निकल पाएंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये नहीं कि जितने हमें H दिख रहे हैं बस उतनी ही हमने उसका N मान लिया, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। और ये कुछ जो एक्सेप्शंस नॉर्मली यूज़ होते हैं वो तो मैंने तुमको बता ही दिए, ठीक है। तो N के बारे में अगर हमें पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट को N से डिवाइड कर देंगे, हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। और एक बार इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो हम उसका इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उसका हम इजीली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंसंट्रेशन टर्म इससे मिलती जुलती और है जिसको हम कहते हैं मोलालिटी। वो मोलारिटी था, ये मोलालिटी है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg वाटर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, इस बार हमारा क्या यूज़ होता है? वाटर, यानी कि सॉल्वेंट यूज़ होता है। मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल W यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ वाटर यूज़ होता है। याद रखना, इस कंसंट्रेशन टर्म में सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट आता है। ज़्यादातर कंसंट्रेशन टर्म में क्या होता है कि ऊपर सॉल्यूट नीचे सोल्यूशन, नहीं, इधर क्या है? ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट। ये चीज़ अपनी मोलालिटी होती है, ठीक है। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। इसमें भी हमें वही 2 चीज़ें आनी चाहिए। कौन सी 2 चीज़ें? एक तो इसे निकालना कैसे? एक क्वेश्चन मैं तुमको बताती हूँ। जैसे मेरे पास है 40 ग्राम NaOH इन 140 ग्राम सोल्यूशन, कह रहे मोलालिटी निकाल दो। तो मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40। मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना अब तो आता है, 40 आएगा, इंटू 1000 अपॉन। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? ये सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का वेट नहीं चाहिए हमें सोल्यूशन का वेट नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पानी का वेट कैसे निकालेंगे? देखो, ये 40 ग्राम NaOH है 140 ग्राम सोल्यूशन में, तो सिर्फ पानी कितना होगा? सिर्फ पानी होगा 100 ग्राम।
सोचो ना, ये सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सोल्यूट है और 140 ग्राम पूरा सोल्यूशन है, तो पानी कितना होगा? 100 ग्राम होगा। तो इसकी मोलालिटी आ जाएगी 10। इसकी मोलालिटी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलालिटी क्या आ जाएगी इसकी? 10 आ जाएगी। एक काम हमें और करना आना पड़ेगा कि अगर हमें दे रखा है 2 स्मॉल m NaOH, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि 2 मोल्स है NaOH के इन 1 kg वाटर, इन 1 kg वाटर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। एक कंसंट्रेशन टर्म और है जिसे हम कहते हैं मास परसेंटेज या वेट बाय वेट। इसको कैसे करते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। बाकी में नीचे सोल्यूशन ही यूज़ होगा। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मास परसेंटेज निकालते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलालिटी हमने अभी अभी डिस्कस करा है। पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 2 ग्राम नमक है इन 18 ग्राम वाटर, मुझसे कोई कहे मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ, तो मास परसेंट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट क्या होगा? 2 + 18 यानी कि 20, और इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10% आ जाएगा। दूसरा काम हमें यह आना चाहिए कि अगर हमें दे रखा है कि 10% NaCl है, तो इस बात का मतलब लिख पाएँ। 10% NaCl का मतलब होता है कि 10 ग्राम नमक है। 10 ग्राम नमक है किसमें? 100 ग्राम सोल्यूशन में। इसका मतलब हमारा पानी कितना है? वाटर कितना है? वाटर है 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम। वाटर कितना है? 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम। इस तरीके से हमें सोचना आना चाहिए। 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो मास परसेंट निकालते कैसे हैं, और दूसरा अगर हमें मास परसेंट दे रखा है, ऑलरेडी मास परसेंट दे रखा है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोलालिटी है। मोलालिटी हम समझ गए थे, इसकी यूनिट थी मोल पर केजी। इसकी यूनिट क्या थी? मोल पर केजी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg वाटर। इसमें वाटर यूज़ होता है। अगर वाटर हमारे पास 1 kg है तो इसके अंदर हम कितने मोल्स सॉल्यूट के डाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं इसकी मोलालिटी। अब हम कुछ चीज़ और डिस्कस करेंगे और उस चीज़ का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये चीज़ और हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। इस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उसके मोल अपॉन पूरे टोटल सोल्यूशन के मोल्स। ज़्यादातर तो वैसे हम बाइनरी डिस्कस करते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कह रही हूँ, एग्जांपल से ये समझ आता है। इसे हम काय से डिनोट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है Na/Na + Nb, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास पता है क्या है, मेरे पास 32 ग्राम CH4 है इन, ठीक है, 32 ग्राम CH4 है इन 144 ग्राम वाटर। मुझे निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। पहले मैं Na निकालूंगी। Na कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी इसका वेट कितना है? 32। इसका मॉलिक्यूलर वेट तो कोई भी निकाल सकता है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, जब निकालोगे 16 आएगा। 16 × 2 = 32, तो Na आ गया 2। Nb क्या है? वाटर का वेट कितना है? 144, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो सबको पता है 18। 2 9 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 9 8 ज़ा, तो ये हमारा Nb आया है 8। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? Na/Na + Nb यानी 2/2 + 8 यानी 2/10। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। Na/Na + Nb इसका फॉर्मूला होता है, और इसकी क्या होती है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और एक बात और है, अगर हम सबके मोल फ्रैक्शंस का सम करेंगे तो हमारा इवेंचुअली आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे पास 20 ग्राम CaCO3 है इन 288 ग्राम वाटर।
ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। Na क्या है, Na है, वेट कितना है 20, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लेंगे, वो आएगा 100, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.2। फिर हम Nb निकालेंगे, वाटर का वेट कितना है 288, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है 18, तो 2 9 2 1 2 4 2 4 9 1 9 1 कितना बचा 5, 9 6 तो ये आएगा 16। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी Na कितना है 0.2, Na प्लस Nb का मतलब क्या है 0.2 प्लस 16, ये क्या आएगा 0.2 अपॉन 16.2, पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 1 2 8 2 1 तो ये जो हमारा XA आया है वो आया है 1/81, ये XA है। अगर मैं XB की बात करूँ तो वो क्या होता है, वो बहुत रेयर ही पूछा जाता है, मगर होता क्या है, होता है कि वाटर के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना, यानी कि NB अपॉन Na प्लस NB, यानी कि 16 अपॉन 0.2 प्लस 16, यानी कि 16 अपॉन 16.2, यानी कि 2 8 2 8 2 1 80 अपॉन 81। मुझे x से पता चल गया, XB पता चल गया। अगर मैं इनका सम करने की कोशिश करूं तो मेरे को एक बात बताओ कि XA प्लस XB कितना आएगा। हमारा XA प्लस XB, अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने की कोशिश करूं तो 1/81 प्लस 80/81, अगर मैं इन्हें प्लस करूँगी तो क्या आएगा 81/81 आएगा, जो कि क्या होता है 1, यानी XA प्लस XB हमेशा क्या होता है, XA प्लस XB हमेशा 1 होता है। जो हमारा XA प्लस XB है, XA प्लस XB हमेशा क्या होता है 1। मतलब अगर हम सबके मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर इवेंचुअली 1 आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसे हम निकालते कैसे हैं, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। XB कैसे निकालते हैं, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो ये हो गई मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड बात। तो हमने 4 इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करा है। इसके अलावा एक कंसंट्रेशन टर्म और है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ppm। सुना सुना सा लग रहा होगा, यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। कई बार दवाइयों के पीछे लिखा होता है 15 ppm दवाई है, मतलब 15 ppm या 2 ppm। 2 ppm का मतलब क्या होता है, 2 ppm का मतलब होता है 2 पार्ट्स। अगर मैं 2 ppm NaCl कह रही हूँ तो 2 ग्राम है NaCl इन 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10⁶ ग्राम सोल्यूशन। मतलब अगर 1 लाख ग्राम पानी है मेरे पास तो उसमें 2 ग्राम नमक है। मतलब बहुत एक डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा है ना, ये समझ लो कि नमक, पानी तो क्या है 10⁶ और उसमें नमक कितना है, सिर्फ 2। तो ये एक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ppm। जैसे कि अगर मेरे से कोई कह रहा है कि 2% NaCl है, इसका ppm निकाल दो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना। 2% NaCl का मतलब क्या होता है, ये मास परसेंटेज था, याद आ रहा होगा। 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ppm कैसे निकालते हैं, ppm का फॉर्मूला भी याद रख लेना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका होता है, सोल्यूट का। नीचे क्या यूज़ करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन का, और इनटू करते हैं 10⁶। इनटू क्या करते हैं 1 मिलियन, यानी कि 10⁶। जैसे सोल्यूट का वेट है 2, सोल्यूशन का वेट है 100, और इनटू क्या करेंगे 10⁶ करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁴ ppm। इस तरीके से हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ppm को हम इस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ppm को हम निकालते कैसे, समझ गए ना। ppm को हम ऐसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। सोल्यूट का वेट है ये 2, सोल्यूशन का वेट है ये 100, और इंटू 10⁶। इस तरीके से हम ppm निकालते हैं। और अगर हमें ऑलरेडी ppm दे रखा हो, जैसे हमसे कोई कहे कि 3 ppm ग्लूकोज है, ज़रा इसका मास परसेंट बताओ, तो 3 ppm का मतलब क्या होता है, 3 ग्राम ग्लूकोज है। किसमें भैया, 3 ग्राम ग्लूकोज है इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन।
ये होता है ppm का मतलब। अब अगर मुझे इससे मास परसेंट निकालना तो मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी आएगा 3 × 10⁻⁻⁴। ppm की भी कोई यूनिट नहीं होती, इसे ज़्यादातर हम बहुत ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो। जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं कि गंगा में कैलीफॉर्म कितना है। कैलीफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है जो बताता है कि पोल्यूशन लेवल कितना है। ऑल्दो ये बढ़ता जा रहा है लेकिन पानी से तो कम ही है ना, पानी से तो बहुत कम पोल्यूशन है, ठीक है। तो मतलब ppm जो है, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, और इसको हम यूज़ करते हैं बहुत ऐसे डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और ये सारी हमें कंसंट्रेशन टर्म्स अब क्लियर हो गई। हमने कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म आज डिस्कस करी हैं। तो पहले हमने डिस्कस करा था, देखो मोलैरिटी डिस्कस कर लिया है हमने मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी डिस्कस करा है, नॉर्मैलिटी। हमने मोलैलिटी डिस्कस करना है, मोलैलिटी। हमने मास परसेंट डिस्कस करा है, हमने ppm डिस्कस करा है, हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस करा है। और पता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो नॉर्मैलिटी हमारे NCERT में गिवन नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत आता है। तो अगर सिर्फ NCERT करना है तो नॉर्मैलिटी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बाकी ये सारे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, इतने सिंपल नहीं आते कि सब दे दिया जाए और मोलैरिटी निकालना हो, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें क्या दे दिया जाता है, हमें जैसे मोलैलिटी दे देंगे और कहेंगे मोलैरिटी निकालो, या ppm देंगे कहेंगे मास परसेंट निकालो, या मोल फ्रैक्शन देंगे कहेंगे मोलैलिटी निकाल दो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें इनमें इंटर कन्वर्जन होता है, और उसको सीखने के लिए हमें इनका बेसिक डेफिनेशन पहले पता होना ज़रूरी था। तो अब जैसे हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता ही है कि मोलैरिटी की फुल फॉर्म, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर है, इसका फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/वॉल्यूम है। और अगर हमें कह दिया कि 2m है तो 2m का मतलब क्या होता है, 2 मोल्स हैं सोल्यूट के इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ऐसी नॉर्मैलिटी के बारे में भी हमें पता चल गया है। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता था। नॉर्मैलिटी कैपिटल M से डिनोट करते थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000/वॉल्यूम हुआ करता था ये। मोलैलिटी की यूनिट थी मोल पर kg, और ये सबसे अलग है। क्यों है ये सबसे अलग, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होता है, इसमें सॉल्वेंट यूज़ होता है, इसलिए सबसे अलग है। वाटर यूज़ होता है इसमें। एक मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज भी हम समझ गए थे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, जितना सोल्यूट है अपॉन जितना पूरा सोल्यूशन है इंटू 100। एक ppm को समझना ज़रूरी है। ppm क्या होता है कि सोल्यूट कितना है अपॉन सोल्यूशन कितना है इंटू 10⁶। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है। तो इसे हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम ऐसा x जैसे लेटर जिसे हम कहते हैं काय, इससे डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। पहले हम किसी तरह उसके मोल निकालेंगे, ठीक है। पहले हम Na निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, फिर Nb निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, फिर हम क्या करेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है ये क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि हमें अगर मोलैरिटी दे दिया, डेंसिटी दे दिया, तो हम मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम मतलब इन सब में इंटर कन्वर्जन अब धीरे धीरे सीखेंगे कि अगर हमें ये दे दिया तो हम ये कैसे निकालें, ये दे दिया तो ये कैसे निकालें। ये सब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।